Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. This is me, Dr. Abira Ali, गायनाकोलॉजिस्ट फ्रॉम फैसलाबाद। और आज हम बात करेंगे IVF के बारे में। IVF के बारे में बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन आज आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये कैसे वर्क करती है, इसका सक्सेस रेट क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी कॉस्ट क्या है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। IVF है क्या? ये एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है, जैसे कि IUI है। IUI के बारे में पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये कैसे वर्क करती है। IUI बेसिकली एक सिंपल प्रोसीजर है, लेकिन IVF एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। IUI में होता ये था कि हम फीमेल के यूट्रस के अंदर पहले से वॉश किए हुए मेल के स्पर्म्स को डिपॉजिट कर देते थे और फिर जो फर्टिलाइजेशन थी वो फीमेल की अंदर ही होती थी। लेकिन IVF में क्या होता है कि हम फीमेल से एग रिसीव कर लेते हैं, मेल से हम स्पर्म ले लेते हैं, उसको हम आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल फर्टिलाइज करवाते हैं और जो फर्टिलाइज एग होता है उसको फिर हम डिपॉजिट करते हैं यूट्रस के अंदर, ताकि अब डायरेक्टली इम्प्लांटेशन हो जाए। यानी कि फर्टिलाइजेशन तक का मरहला यूट्रस से बाहर ही होता है। तो ये वो प्रोसीजर है। इसमें बहुत सारी मेडिसिन यूज़ होती हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं इसके, और ये जो मेडिसिन होती है ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रही होती है और इसका जो सक्सेस रेट है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है। इसकी अवेयरनेस इंक्रीज़ होती जा रही है, इसका यूज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है और अब दुनिया में तकरीबन 8 मिलियन तक के बच्चे अब तक IVF से पैदा हो चुके हुए हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना इफ़ेक्टिव तरीक़ाकार है उन लोगों के लिए जो कि काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे होते हैं प्रेगनेंसी की, लेकिन उनको कंसीव नहीं हो रहा होता। चाहे अब वो फीमेल का कॉज होता है या फिर मेल का कॉज होता है, या फिर बाज़ औक़ात तो ऐसे होता है कि कॉज का पता ही नहीं चलता कि किस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही, जिसको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब अगर हम कॉजेज़ की बात करें, इंडिकेशंस की बात करें कि किन किन इंडिकेशंस में ये करवाया जा सकता है, इसमें नंबर 1 पर जो इंडिकेशन आ जाती है वो है ओव्यूलेशन डिसऑर्डर्स। यानी कि फ़ीमेल के एग्स बनने में मसला होता है, फ़ीमेल के एग्स प्रॉपर्ली नहीं बन रहे होते, वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का मसला भी हो सकता है, या फिर उसको कोई और हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है जिसकी वजह से एग्स नहीं बनते। तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली ओवरी में से हम एग्स को एस्पिरेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये मसला हल हो जाता है। इसके अलावा एक और जो इंडिकेशन है वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस वो चीज़ होती है, वो बीमारी होती है जिसमें यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है, अंदर वाली जो लाइनिंग होती है, वो यूट्रस के बाहर दूसरे टिश्यूज़ में बनने लगती है, यानी कि ओवरीज में या फिर पेरिटोनियल कैविटी में कहीं भी ये टिश्यू ग्रो करने लग जाता है, जिसकी वजह से एडिहेंस बनती हैं और प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते जाते हैं। तो आप इस केस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड कॉज की इंडिकेशन की बात करूं तो उसमें आ जाता है फेलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज। अब IVF में हम फेलोपियन ट्यूब्स को बाईपास कर लेते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स का कोई रोल नहीं रह जाता, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होनी होती है फेलोपियन ट्यूब्स में, तो उसको तो हम फर्टिलाइजेशन बाहर ही करा लेते हैं और डायरेक्टली फर्टिलाइज किया हुआ जो एग होता है उसने बस यूट्रस के साथ जाके लग जाना होता है इम्प्लांटेशन के ज़रिए। तो जो फेलोपियन ट्यूब्स का है, अगर वो ब्लॉक हैं, दोनों साइड की भी ब्लॉक हैं, तो भी हम इसमें कर सकते हैं। अगर आपने BTL करवाई हुई है, यानी कि ट्यूब्स ब्लॉकेज करवाई हुई है पहले से, ताकि आपके आगे बच्चे ना हो, लेकिन बाद में कभी इरादा बन जाता है आपका प्रेगनेंसी का, तो आप इस तरीक़ाकार से कंसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर इंडिकेशन की बात करूं तो वो होता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन रन कर रही होती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी, लेकिन हम उनको पहले से डिटेक्ट कर सकते हैं। जब बच्चा फर्टिलाइज किया हुआ एम्ब्रियो होता है तो हम उसका जेनेटिक टेस्ट कर सकते हैं कि ये वाली बीमारी इस एम्ब्रियो के अंदर है या नहीं, तो फिर हम वो वाला एम्ब्रियो सेलेक्ट करते हैं जिसमें वो बीमारी नहीं होती और फिर उसको हम इम्प्लांट करते हैं यूट्रस के अंदर। नेक्स्ट अगर इंडिकेशन देखी जाए तो वो है ऐसे कपल्स जो कि सेम सेक्स कपल हैं या सिंगल वुमन है, या फिर ऐसे लोग जिनका स्पर्म या एग का मसला है, उनके स्पर्म या एग प्रॉपर नहीं होते, तो उनको डोनर स्पर्म या एग की ज़रूरत होती है। अब ये इस्लाम में, हमारे रिलीजन में तो इतना इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में इसको बहुत ज़्यादा इस इंडिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है।
आ रहा है। इसके अलावा एक इंडिकेशन है फाइब्राइड यूट्रस। फाइब्राइड यूट्रस एक रसोली होती है यूट्रस के अंदर जो कि प्रेगनेंसी को अक्सर नहीं होने देती, तो इसकी हम सर्जरी कर देते हैं। लेकिन अगर सर्जरी के बाद भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो आप IVF का तरीक़ाकार यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसकी जो मेन इंडिकेशंस थी जिनकी वजह से हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप IVF कर लें। इसके अलावा एक अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है, जैसे मैंने पहले बात की थी कि जब कोई भी कॉज ना हो, मेल फीमेल दोनों बिल्कुल हेल्दी हो लेकिन स्टिल प्रेगनेंसी ना हो रही हो, तो 2 साल वेट करने के बाद वो IVF का तरीक़ाकार यूज़ कर सकते हैं। तो ये इंडिकेशन थी सारी जिनमें हमने इसको कंसीडर करना है। लेकिन IVF फिर भी हर पेशेंट के लिए नहीं होता, हर कपल के लिए नहीं होता। हम बेसिकली जब कपल आता है हमारे पास तो हम सबसे पहले उसकी काउंसलिंग करते हैं और इवेलुएशन करते हैं और फिर देखते हैं कि आया ये IVF के क्राइटेरिया पे पूरा उतरते भी हैं कि नहीं। तो इसके लिए कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला टेस्ट होता है फीमेल की एज देखी जाती है और उसका ओवेरियन रिजर्व देखा जाता है। ओवेरियन रिजर्व के लिए हम एंटी मुलेरियन हार्मोन का ब्लड टेस्ट करवाते हैं और इसके अलावा हम एंट्रल फॉलिकल काउंट अल्ट्रासाउंड के ज़रिए देखते हैं और इन चीज़ों से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि फ़ीमेल के अंदर अब ओवेरियन रिजर्व कितना है, कितने एग्स हैं जो कि अच्छी क्वांटिटी के हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये IVF की सक्सेस को डिटर्मिन करने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो वो है सीमन एनालिसिस, जो कि मेल का टेस्ट है और इसमें हम देखते हैं कि स्पर्म काउंट कितना है, इसकी मोटिलिटी कितनी है, मॉर्फोलॉजी कितनी है, कितने डेड स्पर्म हैं, कितने अलाइव स्पर्म है, और ये सारा कुछ देखा जाता है मेल का। एक और टेस्ट होता है जिसमें हम इन्फेक्शंस की स्क्रीनिंग करते हैं दोनों पार्टनर्स में। दोनों पार्टनर्स के हेपेटाइटिस के और HIV के और किसी एक्यूट इन्फेक्शन अगर चल रही है तो उसके भी टेस्ट करके देखा जाता है कि नहीं जो इन्फेक्शन माँ से या फादर से बच्चे में जा सकती हैं, तो इसको देखा जाता है, इनकी स्क्रीनिंग की जाती है। नेक्स्ट अगर एक और टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड का टेस्ट। फीमेल का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, वो सेलाइन इन्फ्लुएंस सोनोग्राफी करके भी देखा जा सकता है, यानी कि यूट्रस में पानी डाल के फिर देखा जाता है ताकि एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। स्पेशली यूट्रस की लाइनिंग देखी जाती है कि हम इतनी कोशिश के बाद जब ये फर्टिलाइज किया हुआ एग फीमेल की यूट्रस में डिपॉजिट करेंगे तो ये इम्प्लांटेशन के क्या चांसेस हैं। तो यूट्रस की लाइनिंग को देखा जाता है, चाहे वो हिस्टेरोस्कोपी करके देखें या फिर अल्ट्रासाउंड करके देखें या आप सेलाइन इन्फ्लुएंस सोनोग्राफी करके देखें, लेकिन आपने यूट्रस की लाइनिंग को भी कंफर्म करना होता है। जब आप ये सारे टेस्ट कर लेते हैं और आपको लगता है कि अब आप IVF कर सकते हैं, तो फिर हम IVF के लिए पेशेंट को तैयार करना शुरू कर देते हैं। तो अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी IVF के स्टेप्स के बारे में कि वो क्या स्टेप्स होते हैं। इनमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कि आपको इंजेक्शन देके आपकी जो नेचुरल ओव्यूलेशन है उसको डिले किया जाता है कि वो खुद से ना हो, क्योंकि वो हम चाहते हैं कि ओव्यूलेशन तब हो जब हम चाहें। तो आपको इंजेक्शन देके आपकी ओवरीज को सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट फिर आपको कुछ मेडिसिन दी जाती हैं और कुछ ओरल मेडिसिन दी जाती हैं, जिनमें आपको बताया गया था लेट्रोसोल के बारे में या फिर क्लोमिफेन सिट्रेट दी जाती है। इन दोनों में से कोई भी आपको ओरल मेडिकेशन दी जाती है ताकि आपकी ओवेरियन स्टिमुलेशन हो सके। इसके अलावा आपको गोनेडोट्रोफिन्स के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। हमारा मकसद ये होता है कि हम आपकी ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स बन रहे हैं उन फॉलिकल्स को मैच्योर करवा सकें, उनकी ग्रोथ करवा सकें, ताकि हमें अच्छे साइज के गुड क्वालिटी के एग्स हासिल हो सकें। तो हम आपको इंजेक्शंस भी देते हैं, ये अब आपको हम दे रहे होते हैं और साथ साथ हम आपको मॉनिटर भी कर रहे होते हैं। ये नहीं कि आपको बस दिए जा रहे हैं इंजेक्शन और मॉनिटर नहीं कर रहे, इससे तो फिर साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो हम आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं, हम आपका एक दिन छोड़ के एक दिन अल्ट्रासाउंड करके देख रहे होते हैं, और इसके अलावा हम आपके ऑल्टरनेट बेसिस पे आपके ब्लड टेस्ट भी करवा रहे होते हैं ईस्ट्राडायोल का लेवल देखने के लिए, ताकि पता चल जाए जैसे ही एग मैच्योर हुआ है तो वैसे ही हमें पता चल जाए। तो जब हमें 18 to 20 mm के गुड क्वालिटी के एग्स नज़र आने लग जाते हैं ओवरी के अंदर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए और ब्लड टेस्ट के ज़रिए, तो फिर हम क्या करते हैं, हम एक ट्रिगर इंजेक्शन देते हैं। HCG का ये ट्रिगर इंजेक्शन जो होता है ये हम देते हैं ताकि जो फॉलिकल्स की फाइनल मैचुरेशन है वो हो जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं जो कि है एग रिट्रीवल।
ट्रिगर इंजेक्शन के 36 आवर्स के बाद हम एग को रिट्रीव करते हैं। अब ये एक माइनर सर्जरी है, पेशेंट को हल्का सा एनेस्थीसिया दिया जाता है और उसके बाद एक कैथेटर डाला जाता है वेजाइना में और एक अल्ट्रासाउंड की प्रोब डाली जाती है टीवीएस के ज़रिए। उस अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में हमने ओवरीज में से एग्स को निकाल लेना होता है। तो 10 से 15 एग्स हमें चाहिए होते हैं अच्छी क्वालिटी के, वो हम कलेक्ट कर लेते हैं ओवरीज में से। और इस प्रोसीजर के बाद आपको हल्की सी क्रैम्पिंग हो सकती है, पेट में दर्द हो सकती है। 30 मिनट्स का ये प्रोसीजर है, पेशेंट बिल्कुल ओपीडी का प्रोसीजर है, कोई भी मेजर ख़तरे की बात नहीं होती इसमें। और इसके बाद हम पेशेंट को मॉनिटर करते हैं और जब वो स्टेबल फील करती है ख़ुद को तो हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। और वो जो एग्स हमने कलेक्ट किए होते हैं तो वो हम अपनी एक पेट्री डिश पर कलेक्ट कर लेते हैं। मीनवाइल हम हस्बैंड को भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं। हस्बैंड के जो स्पर्म्स लिए होते हैं हमने, वो स्पर्म का सैंपल आप मैस्टरबेशन के ज़रिए भी ले सकते हैं, या फिर हमें स्पर्म अगर डायरेक्टली सीमन के अंदर नहीं मिलते तो हम उनको डायरेक्टली एपिडिडमस में से या फिर टेस्टिस में से एस्पिरेट कर लेते हैं और उन स्पर्म्स को फिर स्पिन किया जाता है 1600 आरपीएम की स्पीड पे और उसके बाद उनको वॉश किया जाता है और जो फाइन क्वालिटी के हेल्दी स्पर्म्स होते हैं उनको कलेक्ट कर लिया जाता है। अब एग को जो हमने पहले कलेक्ट किए थे फीमेल से और जो स्पर्म हमने वॉश किए हैं, इनको एक डिश में फर्टिलाइज करवाया जाता है और एम्ब्रियोज बनाए जाते हैं। अब ये जो एम्ब्रियोज होते हैं, ये एम्ब्रियोज हम डायरेक्ट इंसेमिनेशन से भी बना सकते हैं, जो कि कन्वेंशनल इंसेमिनेशन है जिसमें एग और स्पर्म को डायरेक्टली हम मिला देते हैं, या फिर इक्सी भी की जा सकती है। इक्सी जो है वो ये होता है कि आपने स्पर्म को एग के अंदर इंजेक्ट करना है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और इससे क्या होता है कि जिन लोगों का स्पर्म काउंट बहुत पुअर होता है या क्वालिटी पुअर होती है तो वो इक्सी के ज़रिए कंसीव कर सकते हैं। तो ये आईवीएफ से भी एडवांस तरीक़ाकार है। तो इस तरह से हम इनकी फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। उसके बाद हम फर्टिलाइजेशन के बाद देखते हैं कि ये 2 सेल स्टेज हुआ, 3 सेल हुआ। जब ये 3 सेल स्टेज तक पहुंचता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम इनको इवेलुएट करते हैं और उसके बाद फिर इसको 2 से 3 दिन के बाद इनको जो हमने इनक्यूबेटर में रखा होता है तो हम फीमेल की यूट्रस में डिपॉजिट करते हैं। इसका क्या तरीक़ाकार है, एम्ब्रियो को हमने जब ट्रांसफ़र करना है फीमेल के यूट्रस में तो हमने पेशेंट को पहले कंफर्टेबल पोजीशन में लेटाना है। इसमें एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये एक पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, लेकिन अगर आप देना चाहें तो आप दे भी सकते हैं। और फिर हमने एक कैथेटर के ज़रिए ये एम्ब्रियो जो है वो डिपॉजिट करना है यूट्रस के अंदर। अल्ट्रासाउंड करके मीनवाइल हम देख भी रहे होते हैं और उसके बाद इस एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हम पेशेंट को कुछ मेडिसिन देते हैं जो कि इम्प्लांटेशन में हेल्प करती हैं और यूट्रस की लाइनिंग को मेंटेन करके रखती हैं। इसके बाद 14 डेज़ के बाद हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, जो कि अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो वेल एंड गुड, और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो फिर आपको पीरियड्स आ जाएंगे। अब अगर इसकी मैं रिस्क की बात करूं तो रिस्क क्या क्या हो सकते हैं इस प्रोसीजर में, तो रिस्क क्या क्या होते हैं इसमें। सबसे पहले आपको मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है, ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं अगर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो डिपॉजिट किए गए हैं। इसके अलावा आपको ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन का मसला हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है क्योंकि जो हमने एग्स रिट्रीव किए होते हैं वो इन्फेक्शन करने वाला प्रोसीजर है, इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं उसमें। और इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि आईवीएफ की मेडिसिन से कैंसर्स होते हैं, लेकिन ये बात गलत है, आईवीएफ से कैंसर्स बिल्कुल नहीं होते। और इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं कि आपको पेट में ब्लॉटिंग हो सकती है, गैस हो सकती है, वेट गेन हो सकता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है क्योंकि इसमें हार्मोनल मेडिकेशन यूज़ की गई है। अब इसकी सक्सेस रेट की बात करूं तो इसकी जो सक्सेस रेट है वो 50 to 60% है अच्छे आईवीएफ सेंटर्स में, और ये डिपेंड करती है फीमेल की एज के ऊपर। जितनी फीमेल यंग होगी उसकी सक्सेस रेट ज़्यादा होगी, और फीमेल की अगर मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है, अगर आप अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के लिए कर रहे हैं तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन अगर आप किसी और कॉज की वजह से कर रहे हैं, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते। तो ये सब फैक्टर्स डिसाइड करते हैं इसका टोटल कि कैसे ये आपकी प्रेगनेंसी जो है वो कितने % होगी इसके साथ। तो अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करूं तो इस पे कमो बेश 5 to 6 लाख का खर्चा आ जाता है अगर आप पीजीडी चूज़ नहीं करते। तो ये एक महंगा प्रोसीजर है, 6 लाख तक का होता है और आप ये 2 से 3 बार करवा सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट आईवीएफ। आई होप आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई होगी, ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।